मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टप्पे पोस्ट 22 में। मित्रों, इस समय सामाजिक न्याय को पाने के लिए जातिगत जनगणना की पूरे देश में हवा चल रही है। वैसे बहुजन समाज के बहुत सारे संगठनों ने, या कहें कि सभी संगठनों ने, अगर उनके स्वार्थ को छोड़ दिया जाए तो सभी ने सामाजिक न्याय की बात कही है और बाबा साहब अंबेडकर को आइडियल माना है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन परतंत्र भारत में भी और स्वतंत्र भारत में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको कोई भी डिनाय नहीं कर सकता। और भारत के संविधान के शिल्पी रहे बाबा साहब अंबेडकर को जो मौका मिला और संविधान सभा ने अपनी सहमति जताई, तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता है। सामाजिक न्याय को अगर हम केवल एक शब्दों में कहें तो वो यही है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। इसके इतर कुछ भी नहीं हो सकता है। आइए आज हम विश्लेषण करें कि पाठ्यक्रमों में सामाजिक न्याय क्या है। कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की बात कर रही है और आपको मालूम है कि पक्ष में इस समय हिंदुत्व की अवधारणा लिए हुए सरकार केंद्र में 10 साल पूरे कर चुकी है, 11वें साल में चल रही है। कब तक चलेगी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर चली तो 2029 तक तो अवश्य चलेगी। आइए हम बात करते हैं सामाजिक न्याय का अवधारणात्मक विवेचन, कॉन्सेप्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय शब्द का प्रयोग पहली बार 1840 में इटली के एक पादरी लुइगी तपारेली द एजेंगलियो द्वारा किया गया था, जबकि इस शब्द को पहचान 1848 में एंटोनियो रोसमिनी सरबाली ने दिलाई। सामाजिक न्याय का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना है। समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आज़ादी आवश्यक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है और यहाँ सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य लैंगिक, जातिगत, नस्लीय एवं आर्थिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों की मूलभूत अधिकारों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच प्राथमिकता को लेकर विवाद रहा है। 20वीं शताब्दी में सामाजिक न्याय की अवधारणा के तीव्र विकास के साथ ही उपरोक्त दोनों मूल्यों में व्याप्त भिन्नता और भी स्पष्ट हुई है। अतः एक ओर जहां पश्चिमी पूंजीवादी देशों ने अपनी संवैधानिक योजना में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रमुखता दी, वहीं दूसरी ओर समाजवादी देशों ने सामाजिक न्याय को सर्वप्रमुख माना। जबकि समकालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने प्रमुखतया उदारवादी लोकतंत्र को अपनाते हुए सामाजिक न्याय व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मध्य बेहतरीन सामंजस्य स्थापित किया है। भारतीय राज्य व्यवस्था में भी उदारवादी राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ समाजवादी आदर्शों को भी अपनाया गया है और इसे ध्यान में रखते हुए ही संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया। भारत के संविधान निर्माताओं ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया है। सामाजिक न्याय शब्द को कठोर प्रतियोगिता के विरुद्ध कमजोर, वृद्धों, दीनहीनों, महिलाओं, बच्चों और अन्य सुविधा वंचितों को राज्य द्वारा संरक्षण के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत एक विषमता मूलक समाज के सर्व समावेशी समाज के रूप में परिवर्तन के एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि सामाजिक न्याय की संकल्पना का आविर्भाव सामाजिक अन्याय की पृष्ठभूमि में हुआ है। यह सबके लिए समान विकासीय दशाओं तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित कराता है। सामाजिक न्याय न केवल एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है, बल्कि लोगों में विद्वेष और असामंजस्य को भी समाप्त करता है। अतः भारत में एकता और सामाजिक स्थायित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से सामाजिक न्याय का अत्यधिक महत्व है। यद्यपि सामान्य हित के स्वीकृत मानक स्थापित करने के लिए न्याय का विधि सम्मत होना आवश्यक है। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव के अनुसार सामाजिक न्याय को हम व्यापक और सीमित दो अर्थों में समझ सकते हैं। सीमित अर्थों में इसका तात्पर्य लोगों के व्यक्तिगत संबंधों में अन्याय को समाप्त करने से है, जबकि व्यापक अर्थों में ये आपने देखी कि सामाजिक न्याय है क्या। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम बताते हैं आपको। भारत ने अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति को 1991 में अपनाया। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के दर्शन को अपनाया गया है। हालांकि कल्याणकारी राज्य शब्दावली का संविधान में कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अनुसूचित जातियों के लगभग 90% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 16.6% अनुसूचित जातियां और 8.6% अनुसूचित जनजातियां हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निःशक्त लोग, जो वीकर सेक्शन है, कुल जनसंख्या का 2.21% है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार अनौपचारिक श्रमिक वे हैं जो बिना वैधानिक पंजीकरण के स्वनियोजित श्रमिक हैं। कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद और समाजवाद में संतुलन स्थापित करता है। यह राज्य को न तो आवश्यक बुराई और न ही सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था बताता है। इसमें राज्य को व्यक्तियों का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया है और यह सब अपने आप में सरकार की सामाजिक कल्याण के प्रति जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38, 39, 39 क, 41, 42, 46, 47 आदि राज्य को सामाजिक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं। अगर देखा जाए इसी के अंतर्गत, कल्याण के ही अंतर्गत की बात की जाए तो भारत में महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण हेतु भी प्रावधान किया गया है। ये कहां से है? अगर देखा जाए तो यह भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ही है। तो एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में महिलाओं एवं बच्चों की महत्ता को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। संविधान द्वारा न केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गई है, बल्कि विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के सामाजिक आर्थिक विकास के उपाय किए गए हैं। साथ ही उनके राजनीतिक अधिकारों एवं निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को भी क्रियान्वित किया जा रहा है। वुमेन्स एज वेलरेबल ग्रुप इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में असुरक्षित समूह के रूप में महिलाएं। आज आप देख रहे हो, एक को नारा लगाया जाता है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी ओर बेटियों पे जो अत्याचार हो रहा है वह भी बहुत ही शर्मनाक घटना, मानवता के विपरीत है। आइए इस पर कुछ बातें करते हैं। महिला सशक्तिकरण मुख्यतः 3 कारकों से निर्धारित होता है: उनके आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पहचान तथा महत्ता। ये कारक परस्पर अंतर संबंधित है। जब ये तीनों कारक एक साथ सुसंगत होकर इस दिशा में कार्य करें, केवल तभी सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए महिलाओं का समग्र रूप से सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों का प्रभावी समेकन अत्यावश्यक है। असुरक्षित समुदायों के अंतर्गत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात तथा अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाएं दोहरे भेदभाव का सामना करती हैं। एक तो महिला होने के कारण, दूसरा पिछड़े समुदाय से संबंधित होने के कारण। इसी तरह एक निःशक्त पुरुष के मुकाबले एक निःशक्त महिला की कई विशिष्ट समस्याएं होती हैं। हिंसा एवं यौन दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार एवं बलात्कार की पीड़ित महिलाओं को बिल्कुल भिन्न लेकिन विशिष्ट पुनर्वास पैकेज की आवश्यकता होती है। किशोर लड़कियां अत्यंत असुरक्षित समूह के अंतर्गत आती हैं क्योंकि वे दुर्व्यापार, बलात्कार, बाल विवाह जैसे अत्याचारों का सामना करती हैं। तेजाब हमला, दहेज के लिए हत्या, पुत्र संतान न होने पर अपमान जैसे दुर्व्यवहार केवल महिलाओं को ही सहने पड़ते हैं। भारत में महिलाओं हेतु महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में लैंगिक समानता के सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं के लिए समानता का प्रावधान करता है, बल्कि महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक विभेद अथवा आरक्षण की नीति अपनाने के लिए राज्य को प्राधिकृत भी करता है। एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना के अंतर्गत हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का विकास करना है। महिलाओं को समान अधिकार देने के उद्देश्य से भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों तथा मानवाधिकार दस्तावेजों की अभिपुष्टि की है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण 1993 का महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अभिसमय, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CEDAW, ये है। अब आइए थोड़ा हम अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों की भी बात कर लेते हैं तथा अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु प्रावधान। प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.6% है, जबकि 2001-2011 के दौरान इसमें 20.8% की वृद्धि हुई है। ये वे लोग हैं जिन्हें अंतिम वर्ण यानी शूद्र अथवा अवर्ण या अंतज कहा जाता है। अस्पृश्य या अंतज कही जाने वाली इन जातियों की पहचान है तो ब्रिटिश सरकार ने शोषित वर्ग, डिप्रेस क्लास शब्द का प्रयोग किया, जबकि इनके लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइमन कमीशन द्वारा किया गया। शेड्यूल्ड कास्ट इसका प्रयोग साइमन कमीशन द्वारा किया गया। तत्पश्चात 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसे शामिल किया गया ताकि सामाजिक आर्थिक रूप से पीड़ित इस वर्ग को कुछ सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। ये लोग उच्च जातियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव के शिकार रहे हैं। भारत में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया।
परिभाषा जो है अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां, अनुच्छेद 366 24 अनुसूचित जातियों की स्पष्ट परिभाषा है। सामाजिक रक्षोपाय के मानक अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। शैक्षणिक, आर्थिक व लोक नियोजन संबंधी रक्षोपाय क्या है? अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों जनजातियों के दावे। राजनीतिक रक्षोपाय अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 घ स्थानों का आरक्षण पंचायतों में। अनुच्छेद 243 न स्थानों का आरक्षण नगर पालिकाओं में। ये जो आरक्षण है राजनीतिक रक्षोपाय है, यही हर 10 साल पे रिवाइज किया जाता है और संसद में इसको 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। ये आप ध्यान रखिए। रक्षोपाय के निगरानी के लिए एजेंसी कौन सी है? तो अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। भारत में श्रमिकों के संरक्षण हेतु प्रावधान भी दिए गए हैं। प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लेबर्स इन इंडिया, 18वीं और 19वीं शताब्दियों के दौरान यूरोप में औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ साथ विश्व अर्थव्यवस्था में कारखाना श्रमिकों के एक नए वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति की उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी और श्रम उत्पादन के प्रमुख कारण थे। परिणाम स्वरूप निजी अर्थव्यवस्था में उत्पादनकर्ताओं और कामगारों का उदय हुआ। जहां तक समाज के कल्याण का प्रश्न था, कामगारों के लिए श्रम के मानकों का पालन करना आवश्यक था और श्रम मानकों के अनुसार ही उन्हें श्रमिक कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करानी थी। अतः 1919 में वर्साय की संधि के अधीन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना हुई। ILO के अनुसार संपूर्ण विश्व में श्रमिकों कामगारों की बेहतरी हेतु कार्य के आयाम हैं। पहला, श्रम कानून और श्रम अधिकारों के प्रति आदर। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। तीसरा, सामान्य कार्य हेतु समान वेतन। चौथा, दुर्व्यवहार और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की सुरक्षा करते हैं। इन मानकों के अंतर्गत सहयोग की स्वतंत्रता, समान कार्य हेतु समान वेतन, सुरक्षित कार्यदशाएं, बलात् श्रम और लिंग भेद की समाप्ति, रोजगार संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान, प्रवासी कामगारों का संरक्षण, महिला कामगारों के यौन शोषण का उन्मूलन आदि प्रावधान आते हैं। भारत में श्रमिक, लेबरर्स इन इंडिया। भारतीय श्रम बाजार की प्रकृति विरोधाभासी है, जिसमें लगभग 90% श्रम शक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है और लगभग 10% श्रम शक्ति संगठित क्षेत्र में कार्यरत है। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने का एक बहुत बड़ा कारण औपनिवेशिक काल के बाद से आज तक मौजूद सामाजिक आर्थिक कारक है। असंगठित कामगार की परिभाषा में ठेका श्रमिक, संविदा जिसको कहते हैं, नैमित्तिक कामगार, घरों में कार्य करने वाले, घर पर रहकर कार्य करने वाले, कृषि कामगार, हाथ से मैला उठाने वाले, महिला और बाल श्रमिक और वृद्ध मजदूर आदि शामिल हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं: खराब कार्यदशाएं, न्यूनतम आय, अकुशल श्रम, तकनीक का न्यूनतम प्रयोग, बाजार का कम ज्ञान, शिक्षा और प्रशिक्षण तक कम पहुंच, सामाजिक सुरक्षा मानकों का अभाव, रोजगार सुनिश्चितता और सुरक्षा तंत्र की कमी। भारत में श्रमिकों के प्रकार कितने हैं? टाइप्स ऑफ लेबरर्स इन इंडिया।
कृषि श्रमिक। औद्योगिक श्रम के विपरीत कृषि श्रमिकों को परिभाषित करना कठिन है। इसका कारण यह है कि जब तक कृषि में पूंजीवाद और औद्योगिकीकरण की जड़ें पूर्णतः जम नहीं जाती, तब तक पूर्णतः वेतन मजदूरी पर निर्भर एक पृथक वर्ग नहीं उभर सकता। कृषि श्रमिकों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। भूमिहीन श्रमिक जो भूस्वामियों से जुड़े हैं। दूसरा, भूमिहीन श्रमिक जो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं परंतु बड़े भूस्वामियों के लिए काम करते हैं। तीसरा, छोटे कृषक जिनके पास भूमि का छोटा टुकड़ा है और जो दूसरे भूस्वामियों के लिए कार्य करते हैं। बहुत छोटे कृषक जिनके पास अत्यंत छोटा व सीमांत खेत होने के कारण उनकी मुख्य आजीविका दिहाड़ी मजदूरी ही है। कृषि श्रमिक अशिक्षित और अनभिज्ञ होते हैं। ये विभिन्न गांवों में रहते हैं, अतः ये संघ नहीं बना पाते। अधिकांश कृषि श्रमिक निम्न जाति एवं वंचित वर्ग से है। इस कारण इनकी दशा और भी दयनीय है। तो मित्रों, आज सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत हम इतने पर ही बात करेंगे। आप देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कदम आगे बढ़कर बोला कि भारत में मजदूर और मजदूरी भी जाति के ऊपर निर्भर करती है। वही कार्य अगर एक श्रमण करता है तो उसको सम्मानजनक मजदूरी दी जाती है। वही कार्य एक शोषित वंचित समाज का व्यक्ति करता है तो उसको कभी तो बेगारी झेलनी पड़ती है, कभी उस मजदूरी में भी कटौती हो जाती है, कभी भोजन पर ही उनसे काम करा लिया जाता है। ये पहले भी था और अब भी हो रहा है। शहरों में ये कम है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज़्यादा है। बेशक यह विषय वस्तु बहस की हो सकती है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लेकिन जब चावल पकाया जाता है तो उसके बर्तन में एक दाने को ही दबाकर देख लिया जाता है कि चावल पका है या नहीं। मित्रों, सामाजिक न्याय की अवधारणा ये जटिल तो है, लेकिन ये इस अवधारणा की पूर्ति आप कभी भी नियम कानून से नहीं कर सकते। नियम कानून से आप दबाव जरूर बना सकते हो, नियम कानून से आप दबाव जरूर बना सकते हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। इसलिए संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द लाया गया है। यह व्यक्ति के चरित्र को भी निर्मित करता है, यह उसके चरित्र को उजागर करता है, यह इस राष्ट्र का चरित्र भी बनता है और हमारे जो समाज है उसका भी चरित्र बनता है। अगर समाज के लोग अपने वर्तमान चरित्र में इस चरित्र को समावेश कर लें, उनके अंदर न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता प्रतिपादित हो, निश्चित रूप से व्यक्ति की गरिमा भी सुनिश्चित की जा सकती है और राष्ट्र की एकता, अखंडता को भी सुनिश्चित की जा सकती है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं मित्रों। जय भारत, जय संविधान।